तो गाइज आई एम इनविंसिबल की एपिसोड नंबर 61 की स्टार्टिंग में मियाओ चेन जियाओ को जुलियन के ऊपर भड़कता हुआ देख करके अपने मन में कहती है। जुलियन के आते ही चेन जियाओ उससे सवाल करते हुए उसके ऊपर दबाव डालने लगा है। फिर चेन जियाओ जुलियन से ये सारे सवाल कर रहा होता है, जबकि जुलियन को तो उसको देखने के बावजूद भी उसके बारे में उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। तो उससे पूछता है कि मगर लेकिन आखिर तुम हो कौन। इनके शब्द से लीते उसे थम्सअप करते हुए कहता है कि जैसा कि मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, थोड़े से शब्दों के साथ में ही मास्टर किसी के भी बुरी तरीके से बेइज्जती कर सकते हैं। जिसे देख करके तो एल्डर फेंग, मियाओ और उसके फादर तीनों के तीनों काफी ज्यादा स्टन रह जाते हैं। चेन जियाओ इतनी ज्यादा बेइज्जती की वजह से गुस्से में अपनी पावर्स को अनलेस कर रहा होता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि हाँ, जितना नाटक करना है मुझे भूलने का उतना नाटक कर लो। जुलियन थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहता है कि नहीं यार, तुम जैसा एक नोबडी पर्सन तो मेरे लिए याद रखने के लायक भी नहीं है। इस वजह से तो चेन जियाओ और भी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने, फादर चेन यूनाई स्टॉर्म थंडर सेक्ट के मास्टर तुम्हारे हाथों मारे गए और मेरे मास्टर जू यांग भी आज तेरी वजह से ही गायब है। तो अब ये मत कहना कि तू मुझे भूल गया है। तो उन दोनों का नाम सुन करके भी बस इतना ही कहता है कि ओ वो दोनों, उन दोनों का नाम सुन करके भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे चेन जियाओ तो और भी ज्यादा भड़कते हुए उससे कहता है कि जुलियन ट्रिबुलेशन स्टेज का ट्रू इमोर्टल होकर के छोटे मोटे माइनर सेक्टर को तबाह करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उसी वक्त बीच में लीवी आते हुए कहता है कि हाँ, अब मैं समझ गया, जरूर तुम्हारे फादर ने मेरे मास्टर के सेक्ट के साथ में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की होगी, इसलिए मेरे मास्टर ने उसे खत्म कर दिया होगा, क्योंकि मेरे मास्टर के लिए अपना सेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब में तुम्हारे सेक्ट की गलती है, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट मेरे मास्टर के सामने खड़े होने के लायक ही नहीं था। अब रोना बंद करो, लूट का माल लूटो और चलते बनो। तो जुलियन भी अपने मन में कहता है कि बुरा नहीं है, मेरा डिसाइपल अब काफी कुछ अच्छा बोलने लग गया है, ना कि कोई उन लोगों की तरह जिसको कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना कहते हुए जुलियन होंग की ओर देखने लगता है। होंग भी स्टंट रह जाता है और फिर वो भी चेन जियाओ की बेइज्जती करते हुए कहता है, एग्जैक्टली तुम्हारे मास्टर ने भी मेरे मास्टर के ऊपर छुप करके हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा ही मारा गया। सचमुच वो कितना ज्यादा बेवकूफ था। रही बात तुम्हारी, तो तुम भी आखिर क्या कर रहे हो? उनका बदला लेने की जगह पर यहाँ पर अपनी बकवास किए जा रहे हो और अपने आप को यहाँ पर एक सेंट सन कहते हो। क्या बकवास है। बातें तो भाई चेन जियाओ के दिल पर सीधा तीर की तरह लगती हैं। तो वो सीधा हमला करने के लिए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगे बढ़ता है, जबकि भाई उन तीनों को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मियाओ के फादर उन लोगों के बीच में आते हुए कहते हैं कि इस खतरे के समय पर आप दोनों ही इस ईस्टर्न डोमेन के एक अहम पिलर हो, इसलिए अभी के लिए अपने पुराने ग्रजेस, अपने पुराने बदलों को साइड में रख करके एक साथ मिलकर के उन घुसपैठियों, उन आक्रमणकारी के अगेंस्ट खड़े हो चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। मगर इतने समय तो भाई चेन जियाओ अपने फुल गुस्से में होता है। चेन जियाओ सेक्ट लीडर से भी कहता है कि चुप रहो, तुम्हें यहाँ पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई सेक्ट लीडर भी गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। और तभी जख्मी होने की वजह से उन्हें खांसी उठती है। मियाओ भी जल्दी से अपने फादर को सपोर्ट करती है और चेन जियाओ से कहती है, बास्टर्ड कोलिजन के कमांडर होने के नाते तुम्हें अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। मगर तभी एल्डर लियो यूहुआ सेक्ट के सुप्रीम एल्डर, जो कि पीक ट्रिबुलेशन स्टेज के मास्टर होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सेंट सन ने जो भी कुछ कहा वो गुस्से में कहा, इसलिए प्लीज इनकी बातों का बुरा न मत माने। फिर वो चेन जियाओ से भी कहता है कि सेंट सन चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। चेन जियाओ कहाँ किसी की सुनने वाला होता है, इसलिए वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा फिर मुझे मेरा गौरव और ग्लोरी वापस मिल जाएगी। मैं अपने पिता के हत्यारे का सामना बिना पीछे हटे कर सकता था, लेकिन इसकी बजाय मुझे शुरू से एंड तक एक बंदर की तरह नचाया गया। बस एल्डर लियो, मैं इंकार करता हूँ कहीं भी जाने से, क्योंकि मुझे अब पहले बदला चाहिए। कहते हुए वो गुस्से में हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एल्डर लियो उसे रोकते हुए उससे कहते हैं, जरा अपने आप को देखिए, अपने आप को संभालिए, इस तरीके से शर्मिंदा मत कीजिए और मेरे साथ वापस चलिए। आप चाह करके भी उन्हें हरा नहीं सकते, इसलिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। इधर जुलियन में उससे कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही ज्यादातर लड़ता हूँ। चेन जियाओ और भी जरा भड़कते हुए जुलियन से कहता है कि ये जुलियन, तुम निर्लज कमीने, आखिर तुमने कितनी बार अपनी पावर्स को छुपाए रख करके दूसरों की हत्या की है। अगर तुम में अब भी हिम्मत है तो अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके मेरे साथ में एक फेयर फाइट लड़ो। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने ट्रू सन फ्लेम को रिफाइन कर लिया है और मेरी सोलर इमोर्टल बॉडी बिल्कुल फियरलेस है, इसलिए अब मेरी सेम रियल्म का आदमी मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। हमारा हंग भी फुल एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ता है। तुम्हारी ये छोटी मोटी पावर के साथ में तुम मेरे मास्टर, जो कि यूनिवर्स को भी क्रश कर सकते हैं, उनको चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तुम तो आकुन के साथ भी फाइट लड़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तो चेन जियाओ भी कहता है कि आकुन आखिर अब ये कौन है। बताता है कि वो मास्टर का एक नोबल माउंट है, एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट, जीवन के बीस्टों का किंग,
कुनपेंग के साथ ही आकुन सबके सामने अपेयर होता है, एक जोरदार धाड़ मारता है। होने के बाद में तो भाई चेन जियाओ के मुंह से खून निकल आता है और वो चिढ़ते हुए कहता है कि अब ये तो हद हो गई, तुम ये चाहते हो कि मैं एक सैंडसन एक माउंट से जाकर के लड़ूं? तो जुलियन उसे कहता है कि क्या तुम आकुन को कम आंकने की कोशिश कर रहे हो? तो चेन जियाओ चिल्ला के कहता है कि मैं चेन जियाओ ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं युनजियाओ सेक्ट का एक ट्रांसमिशन सैंडसन हूँ, ईस्टर्न कोलिजन का कमांडर। आखिर मैं इस माउंट के साथ में कैसे लड़ सकता हूँ? कहता है कि हे तुम बस वो आदमी हो जो कि मैंने मास्टर को चैलेंज करके थोड़ी सी फेम कमाना चाहता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ तक कि मुझे भी चैलेंज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। इससे तो भाई चेन जियाओ गुस्से में फूट पड़ता है और अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए सीधे आसमान में उड़ जाता है और फिर आकुन को आवाज लगाते हुए कहता है कि आकुन मेरे सामने आओ और मुझसे फाइट लड़ो। अब इतना सुनते ही आकुन भी उसके सामने आते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाता है। फिर होंग उससे कहता है कि आकुन टाइम आ गया है कि तुम इसे दिखा दो कि आखिर तुम हो कौन। सुनते ही इधर आकुन भी बड़ी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चेन जियाओ को बताते हैं कि सैंडसन केयरफुल रहना, ये बीस्ट एंशिएंट कुनपेंग का डिसेंडेंट है। अगर इधर सामने से आकुन फ्लैश की तरह चमकता है और इधर उधर जिप जैप करते हुए बड़ी तेजी से सैंडसन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रोकने के लिए चेन जियाओ भी अपने एक हमले को तैयार करता है और कहता है कि अब अच्छे से देखना है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे तोड़ूंगा। इतना कहते ही चेन जियाओ अपने एयर रूलर स्लैश के साथ में आकुन के ऊपर कई सारे फायर बीम्स के साथ में एक साथ हमला कर देता है। अंदर भाई डिस्ट्रक्शन तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन आकुन भी उन्हें सामने से पूरी तरीके से डिफेंड कर रहा होता है। चेन जियाओ से जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा एहसास हो रहा है? उस हमले में इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि दूर खड़े लोगों को भी उस हमले की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। कहते हैं कि जैसा कि हमने कमांडर चेन से एक्सपेक्ट किया था, ये हमला किसी को भी खत्म करने के लिए काफी है। दूसरा भी तो कहता है कि इनक्रेडिबल, इसने तो यहाँ तक कि कुनपेंग के डिसेंडेंट को भी सरपास्ट कर दिया। जियाओ भी जुलियन से कहती है कि मास्टर कुनपेंग काफी ज्यादा डेंजर में है। तो जुलियन उससे कहता है कि शांत रहो, कुनपेंग बिल्कुल ठीक है। जियाओ तो कुनपेंग के ऊपर हमला करने के बाद में जुलियन से कहता है कि ये जुलियन मुझे माफ करना, लगता है कि एक्सीडेंटली मैंने तुम्हारे माउंट को मार डाला। जुलियन उससे कहता है कि ओह क्या तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है? लेकिन बेवकूफ, जरा मेरे आकुन का पंच तो चखो। चेन जियाओ के सामने एक ब्लू हेयर वाला लड़का अपेयर होता है और सीधा उसके मुंह पर जोरदार पंच दे मारता है। जैसे खाने के बाद तो भाई चेन जियाओ रॉकेट की तरह काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। फिर घायल होकर के जैसे तैसे खड़े होते हुए पूछता है कि कौन, आखिर तुम कौन हो? लड़का उसे बताता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं हूँ आकुन? ये है हमारी आकुन की ह्यूमन फॉर्म। अपनी जीभ निकाल करके चेन जियाओ को चिढ़ाने लगता है। चेन जियाओ भी उसे देख गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि ओह तो तुम नहीं मरे। आकुन उससे कहता है कि नहीं, मरने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो। चेन जियाओ जल्दी से अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए पीछे की ओर हटता है और आकुन से कहता है कि बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? कहते ही चेन जियाओ अपनी सोलर इमोर्टल बॉडी को ओपन करता है। उससे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये आकुन तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। इसके साथ ही फिर वो दोनों ही लोग एक दूसरे के पंचेस में एक जोरदार पंच दे मारते हैं, जिनके के पंच टकराने की वजह से ही इतनी ज्यादा भयानक एनर्जी अनलेस होती है कि उनकी शॉक वेव्स आसपास के एरिया को भी हिला डालती है और मियावी दोनों ही कुनपेंग को काफी ज्यादा चेयर करने लगते हैं। आकुन चेन जियाओ के ऊपर भारी पड़ने लगता है। चेन जियाओ उसका सामना करते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये बच्चा जितनी ज्यादा फाइट लड़ता जा रहा है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है? मियावी के फादर भी उसकी फाइट देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या कुनपेंग का डिसेंडेंट सचमुच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये सैंडसन को उसकी एज तक पुश किए जा रहा है। इधर चेन जियाओ सचमुच में अपनी एज तक पहुंच गया होता है, इसलिए वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमलों को करने लगता है। वो आकुन के ऊपर हमला करने के लिए अपने एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके सामने खड़े आकुन की ब्रूटल फोर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वो डायरेक्ट अपने पंच के साथ में उसका सामना करता है और अपने पंच से ही उसके स्वॉर्ड स्लैश को तोड़ डालता है और सीधा फिर चेन जियाओ के ऊपर अपने आयरन माउंटेन लैंड के साथ में हमला करता है। जैसे कि खाने के बाद तो चेन जियाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर के गिरता है, जहाँ पे वो जाकर के गिरता है वो जमीन भी काफी हद तक टूट चुकी होती है। उसके बाद आकुन नीचे जमीन पर उतरता है और चेन जियाओ का स्वागत अपने मूत्र विसर्जन से करता है और चेन जियाओ का मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। जबकि ये सब कुछ होता हुआ देख करके जियाओ जी और मियाओ ही दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि एल्डर फेंग तो अपने होली सन की इस तरीके की बुरी हालत को देख करके गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवा सेक्ट के सैंडसन की इस तरीके से ह्यूमिलेट करने की? तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए ये ओल्ड मैन तुम्हें जरूर सजा देगा। तो कहते हुए एल्डर फेंग अपने हाथों से कुछ डिमोनिक चेन्स को बाहर निकालते हैं जो कि सीधा आकुन की ओर तेजी से बढ़ने लगती हैं। अगर उसी वक्त आकुन को बचाने के लिए उसके सामने सीधा चुनली आना चाहता है, तो गुस्से में घूरते हुए उस एल्डर से कहता है ओल्ड फॉसिल, तुमसे हार सही नहीं जाती और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आकुन के ऊपर हाथ लगाने की?
तो इधर जुलियन उस अटैक के सामने आता है और एक ही झटके में उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक देता है। जिस अटैक को इतनी आसानी से रोकता हुआ देखकर तो सुप्रीम एलियट भी समझ जाता है कि वो जुलियन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो जुलियन से माफी मांगते हुए कहता है कि डाओइस्ट जो है जुलियन, इस ओल्ड मैन का आपको हार्म पहुंचाने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। वो तो मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था, इसलिए मैं ये कर बैठा है, इसके लिए मुझे प्लीज माफ कर देना। करके एलियट चेंजिया को उठाता है और उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। तो जुलियन प्यार से आकुन की गालों को खींचते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। आकुन कितना ज्यादा क्यूट और समझदार है। तभी इधर मियाई भी आकुन की क्यूटनेस के सामने अपने आप को नहीं रोक पाती। उसके प्यार से गालों को खींचने के लिए उसकी मिन्नतें करने लगती है। पर आकुन भी उसकी इतनी ज्यादा मिन्नतें सुन करके उसकी बात के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर मियाई भी प्यार से आकुन की गालों को खींचने लगती है। तो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर आकुन, ये सच में बेहद ही ज्यादा अच्छे हैं। और उसी वक्त शरीर में पॉइजन होने की वजह से मियाई के फादर को वहाँ पर खून की उल्टियां होने लगती हैं। सभी लोग सेक्ट मास्टर के लिए घबराते हुए जल्दी से उनके पास आते हैं। सेक्ट मास्टर उन सभी लोगों को शांत कराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने सभी लोगों को दिखा दिया, लेकिन ये पॉइजन मेरे शरीर से निकल कर नहीं दे रहा है। तो मियाई भी अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। क्योंकि जुलियन उन लोगों से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा मैटर है, क्योंकि मेरा डिसाइपल भी इस टॉक्सिक पॉइजन को बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल सकता है। तो फिर जुलियन जियाहुई को आवाज लगाते हुए कहता है कि जल्दी से सेक्ट मास्टर के अंदर के पॉइजन को बाहर निकालो। जियाहुई ह्यूमन से क्योंकि काफी ज्यादा डरता है, इसलिए वो घबराते हुए मियाई के पीछे से बाहर निकलता है। जियाहुई उसे मोटिवेट करते हुए उससे नर्वस ना होने के लिए कहती है। ये सुनकर के जियाहुई भी उसकी बात को मानते हुए बाहर निकलता है और अपने हाथ में अपनी हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने किंग एम्परर लॉन्गेटिव आर्ट का इस्तेमाल करके लीडर के शरीर के अंदर के सभी पॉइजन को बाहर निकालने लगता है। बाहर निकलते ही इधर सेक्ट लीडर की तो सारी एनर्जी रिकवर हो जाती है, तो उसकी फुल्ली पावर्स अनलेस होने लगती है। बिल्कुल ठीक होने के बाद में फिर वो जुलियन के पास में आते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए एकदम पोलाइटली तरीके से जियाहुई के हाथ को प्यार से पकड़ते हुए उसको इस सब के लिए धन्यवाद करने लगते हैं। उनकी इतनी ज्यादा पोलाइटनेस को देख करके तो जियाहुई को भी वो फीलिंग्स काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं। कहता है कि ये फीलिंग्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं, लगता है कि अब मुझे लोगों से घुलने मिलने में डर नहीं लगेगा। इसके बाद इस सब मदद के लिए फिर सेक्ट मास्टर जुलियन और बाकी सभी लोगों को भी शुक्रिया करते हैं और उससे कहते हैं, हमारी इतनी ज्यादा मदद की, इस सब के हॉनर के लिए मैं आपके हॉनर में एक हाईएस्ट बैंक्वेट रखने वाला हूँ। तो उसके बाद में हमें चेंजियाओ और उसके सुप्रीम एलियट को दिखाया जाता है। आप अपनी हीलिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चेंजियाओ को ठीक करने की कोशिश करता है। चेंजियाओ अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो गया होता है। एल्डर एक कृपया से स्माइल देते हुए उससे कहता है कि होली सन बस इंतजार कीजिए, शो तो अब बस स्टार्ट होने वाला है। फिर अगला सीन हमें बैंक्वेट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी डिसाइपल्स तो मस्त पेट भर के नाश्ता मार रहे होते हैं। मगर तभी इधर सेक्ट लीडर अपनी डॉटर के बारे में जुलियन को बताते हुए कहते हैं कि डावेस्ट, ये लगता है कि मेरी डॉटर आपको काफी ज्यादा पसंद करती है, तो बताइए कि क्या आप भी मेरी लड़की के लिए वही फीलिंग रखते हैं। तो भाई जुलियन के मुंह से पिया हुआ पानी भी बाहर निकल जाता है। मगर फिर वो सेक्ट मास्टर से माफी मांगते हुए उससे पोलाइटली कहता है कि मेसन एक काफी ज्यादा अच्छी और अडेरेबल लड़की है और मैं इन्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। इधर भाई मियाई का मुंह ही लटक जाता है। तभी इधर अचानक जुलियन अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा शौक रह जाता है। मन में कहता है कि आखिर यू के बवासूर देख लियो। अभी हमें उस बवासूर को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि अंकल फैन होते हैं, कि वहाँ पर पागलों की तरह सभी लोगों के सामने अपना नंगा डांस दिखाने लगते हैं। वही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान जाते हैं, जबकि होंग का गुस्सा तो साथ में आसमान पर चढ़ता है। मास्टर भी गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं कि फैन, आखिर तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो और आखिर इस तरीके का इंसल्टिंग डांस क्यों कर रहे हो। तो अंकल फैन भी कहते हैं कि सेक्ट मास्टर मुझे नहीं बताया कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्सफुली मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो सेक्ट मास्टर भी थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, लगता है कि ये वही है। साथ ही अचानक से अंकल फैन की शैडो के अंदर से एक बड़ा सा काला कलर का साया बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वहाँ पे बाकी के सभी लोग भी अनकंट्रोल हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो शैडो किंग के बारे में बताया जाता है, जो कि एविशेल का शैडो किंग होता है। बाहर निकलते ही सेक्ट मास्टर से पूछता है कि सेक्ट मास्टर, आखिर तुम्हारी हालत अब कैसी है? लगता है कि मेरे दिए गए पॉइजन से तुम बिल्कुल ठीक बच गए हो, अब तक तो तुम्हारा ये वेंडाउस एक्ट यहाँ पर गम में होता। मास्टर भी चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि तुम अकेले मेरे वेंडाउस एक्ट को नहीं रोक पाओगे। शैडो किंग ताली बजाते हुए कहता है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। साथ ही वहाँ पर एविस से जुड़े कई सारे पोर्टल्स ओपन होने लगते हैं। के साथ में एविस की आर्मी के साथ में और भी कई सारे एविस के किंग्स बाहर निकल आते हैं। उन सभी लोगों को एक साथ बाहर निकलते हुआ देख करके तो भी अपने मन में कहते हैं कि इन सब लोग एक साथ जुलियन भी नहीं हरा पाएंगे, इसलिए अपने बेनिफैक्टर के हॉनर के लिए मुझे इस डेंजर को अकेले ही संभालना होगा। जिसके साथ इधर उस बैंक्वेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सुप्रीम एलियट भी उन लोगों की तबाही को देखने के लिए आ गया होता है और कहता है कि ओह, तो शो शुरू हो गया है। हमें एलियट लियू को दिखाया जाता है, जो कि चेंजियाओ से कहते हैं कि होली सन, क्या आपको बदला नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि वेंडाउस एक्ट पूरी तरीके से तबाह हो जाए? जैसे तो चेंजियाओ भी हैरान होते हुए एलियट लियू से कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि एविस के लोग इतना बड़ा हमला आपकी वजह से ही कर पा रहे हैं? एलियट लियू कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज के दिन ये वेंडाउस एक्ट पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। तो चेंजियाओ हैरान होते हुए कहता है कि एलियट लियू, क्या उन एविस के लोगों के साथ में आप मिलकर के काम कर रहे हैं? मगर ये तो क्लियरली
लिटरली ह्यूमन रेस को धोखा देना है। क्या हो अगर हमारे सेक्ट को इस सब के बारे में पता चल जाए तो फिर आप क्या आंसर देंगे? पर एलएलयू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि सेक्ट को इसके बारे में ऑलरेडी पता है। उनको कहते एक पल के लिए चैन से को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो काफी ज्यादा निराश होते हुए अपने मन में कहता है तो ये ईस्टर्न रीजन का सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास होली लैंड, तो ये ईस्टर्न रीजन का सो कॉल्ड फर्स्ट होली लैंड युनजू हाउस है। ये एक्चुअली में पर्दे के पीछे से एविस के लोगों के साथ मिलकर के उनका साथ दे रहा है और मैं शुरुआत से उनके ही सेक्ट का होली सन जो कि शुरुआत से राइटियसनेस के पीछे था, तो सब कुछ एक्चुअली में एक मजाक था। तब एलएलयू से कहते हैं कि होली सन आपको जल्दी पता चलेगा कि आखिर हमारे सेक्ट ने इस तरीके का डिसीजन क्यों लिया। काफी सालों से बना हमारा गठबंधन है, आपको यकीन करना पड़ेगा हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो कहता है कि तो क्या मेरा इस गठबंधन का कमांडर बनना भी आपके द्वारा ही अरेंज किया गया है? तो एलएलयू कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे रास्ते में जितनी भी बैटल्स आई वो सभी कितनी ज्यादा आसान थी? एविसल की सेनाएं एक ही बार में हारती जा रही थी और बिना कुछ कहे ही वहाँ से भाग जा रही थी। वो सब कुछ तब हमारी वजह से था। सुनकर चेंजिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है जिलियन के हाथों खिलौने की तरह खेले जाना वो अलग बात है, साला यहाँ पे तो मेरे ही लोग मुझे कठपुतली की तरह चला रहे हैं। आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या मैं बस इसी तरीके की फेथ को डिजर्व करता हूँ? एलएलयू उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि होली सन आप इस खाली पीली की फेम को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। सच्चाई इस सब में कोई महत्व नहीं देती, महत्व तो ये देती है कि आप कितनी तेजी से ऊपर उठने वाले हैं। तो चेंजिया उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है मैं भी तुम्हारे साथ इस गंदगी में लौटूं और इस तरीके के शेमफुल काम करूं जिसके के लिए मुझे नर्क में भी जगह न मिले। एलएलयू कहते हैं कि एविसल के साथ में हमारे सेट का ये समझौता पर्दे के पीछे की ट्रू पावर के लिए हमारी लॉयल्टी है। जीवन और मृत्यु जब दांव पर हो तो ये राइटनेस के आइडियल भी बिल्कुल इल्यूजन से लगते हैं। ये पूरी दुनिया जल्दी एक बड़ी उथल पुथल में जाने जा रही है और अगर हम इस उथल पुथल में अपने आप को नहीं ढालेंगे तो हमारे यूहा सेक्ट की विरासत हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। सुनकर चेंजिया भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या आखिर इस सब का क्या मतलब है? तो एलएलयू से कहते हैं कि होली सन आपका टैलेंट बेहद ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, यहाँ तक कि वो लोग भी आपको काफी ज्यादा फेवर करते हैं। तुम्हारा आने वाला फ्यूचर इस दुनिया से भी परे है, तो फिर आखिर इस छोटे से लैंड के लिए इसे बर्बाद क्यों करना? मैंने अब आपको काफी कुछ बता दिया है तो इसलिए अब यहीं रुको क्योंकि इस बूढ़े आदमी को कुछ लोगों को अभी मारना है। इतना कह करके वो वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ जाता है और कहता जाता है कि ये जुल्लिन अब तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी। इधर हमें वहाँ पे अंदर बैंक्वेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे डार्क क्लैन किंग एक पिल को खाता है जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है, इसलिए वो अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि अब इसके लॉर्ड ने मुझे ये नाइदर पिल दी है, आज की रात वेंडाउ सेट खुद ब खुद नर्क में बदल जाएगा। लेकिन तभी साइड पे बैठा हमारा जुलियन उससे कहता है अब इसके कीड़े मकोड़े क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मैं अभी भी यहाँ पर दावत उड़ा रहा हूँ? तो जुलियन की आवाज सुन डार्क क्लैन किंग भी कहता है क्या करिए कौन एरोगेंट बास्टर्ड है, जल्दी से इसे मेरे पास लेके आओ, मैं सबसे पहले इसे ही खत्म करूंगा। लेकिन भाई इधर जुलियन को तो बस इसी बात की परवाह होती है, आखिर अभी तक उसका सिस्टम खर्राटे क्यों ले रहा है। चैंग वन सॉर्ड यहाँ पर खून की प्यासी और अभी तक उसे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। तभी सिस्टम डेडी के लिए जुलियन से माफी मांगते हुए उसे बताता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, चैंग वन सॉर्ड को इमोर्टल वेपन में अपग्रेड कर दिया गया है। और जुलियन अभी भी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इन दिनों तुम वाकई में अब काफी ज्यादा लेट होते जा रहे हो। उससे माफी मांगते हुए कहता है कि होस्ट फिर दोबारा ही ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इधर डार्क क्लैन किंग ने जुलियन को बैठा हुआ देख करके उसके ऊपर सीधा हमला कर दिया होता है। अभी जुलियन सिस्टम से मिली अपग्रेड हुई अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसे सीधे डार्क क्लैन किंग के बंदे की छाती में स्टेप कर देता है, जो कि उस बंदे की छाती को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अपने मुंह से खून खांसते हुए हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये एक इमोर्टल वेपन है? मगर तभी इधर जुलियन अपनी स्वॉर्ड के साथ में उसे खत्म कर डालता है। जुलियन के स्वॉर्ड की पावर को देख करके डार्क क्लैन किंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि एक इस तरीके का आर्टिफैक्ट यहाँ ईस्ट में है, तो इसका मतलब लेजेंड बिल्कुल सस्ते, मगर कोई बात नहीं, मेरे पास में अभी भी दर्जनों पीक ट्रिबुलेशन स्टेज के कल्टीवेटर है, इसलिए हम बिल्कुल भी हारने वाले तो नहीं है। तो जुलियन उससे कहता है कि ओ तो ऐसी बात है। कहते ही वो अपनी उस इमोर्टल स्वॉर्ड की पावरफुल बीम के साथ में डार्क क्लैन किंग की छाती के ऊपर हमला करता है, जो कि उसे छेदते हुए पार निकल जाती है। इसे देख तो होंग भी अपने दांत पीसते हुए मन में कहता है कि इस बंदी के पास में तो एक इमोर्टल वेपन भी है, जिससे वो सिर्फ एक ही शॉट के साथ में एक पीक ट्रिबुलेशन स्टेज के लॉर्ड को भी खत्म कर सकता है। तो इधर अपने लॉर्ड को मरता हुआ देख करके डार्क क्लैन के बाकी के लोग भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। बंदा उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि पैनिक मत करो, ये बंदा अभी ट्रिबुलेशन स्टेज पर ही है और बस फोर्सफुली एक इमोर्टल वेपन को यूज कर रहा है, ये जल्द ही थक जाएगा और अब ये 2 स्ट्राइक से ज्यादा बिल्कुल नहीं मार पाएगा, तो इसलिए हम लोग अभी भी इसे खत्म कर सकते हैं। मगर इधर हमारा जुलियन तो अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाते हुए कहता है कि बेवकूफो। कहते ही जुलियन उन लोगों के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ
में चैंगवन कैलेमिटी लाइट के साथ में हमला कर देता है। इस वजह से चैंगवन स्वॉर्ड के अंदर से इतने ज्यादा खतरनाक शॉर्ट स्लैशेस निकलते हैं। इस वजह से वहाँ पे खड़े वो सभी बंदे तो खत्म होते ही हैं। वो स्लैशेस उन्हें खत्म करने के बाद में वहाँ से हॉल से भी बाहर निकल आते हैं। अचानक एलएलयू के सामने वो शॉर्ट स्लैशेस पड़ते हैं क्योंकि एलएलयू हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये जुलियन के पास में एक इमोर्टल वेपन भी है। कहते ही जल्दी से वो अपना बैग गियर जाता है और चेंजियाओ को अपने साथ ले जाने लगता है। तो चेंजियाओ उससे पूछता है कि एलएलयू आखिर अब क्या हुआ। एलएलयू से कहता है कि मत पूछो, जल्दी से यहाँ से भागो और उन शॉर्ट्स के स्लैशेस से बचो। वहीं पे जुलियन के उन शॉर्ट स्लैशेस को आसमान को फाड़ता हुआ देख के नीचे खड़े लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं स्वॉर्ड लाइट तो यहाँ तक कि हेवेंस को भी फाड़ रही है। क्या वाकई में एक पुरानी ट्रू इमोर्टल स्वॉर्ड का जन्म है। जुलियन की वो स्वॉर्ड लाइट वहाँ पे काफी ज्यादा दूर तक माउंटेन्स को भी पार करते जाती है। वहीं पर माउंटेन्स पर बैठा एक बंदा अपने आप को कल्टीवेट करते हुए उन स्वॉर्ड लाइट्स को जाते हुए देखता है। कहता है कि आज के ये स्वॉर्ड स्लैशेस इमोर्टल्स को हिलाने के लिए ही हैं और ये स्लैशेस आज से सभी लोगों की मेमोरीज के अंदर छप जाएंगे, जिसको कि कोई भी लोग जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। और नई जनरेशंस को यही पता चलेगा कि एक ही स्लैश में 14 के 14 प्रोविडेंस को हिला दिया गया था। तभी वापस से सीन हमें जुलियन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि जुलियन सभी एबिस के डीमंस को खत्म करने के बाद में कहता है कि चलो आखिर का काम खत्म हुआ। उसके बाद फिर वो बाकी के सभी लोगों से कहता है कि आखिर अब तुम सब लोग इस तरीके से जमे क्यों खड़े हो, जल्दी से फिर से म्यूजिक डांस वगैरह चालू करो यार। ये सेक मास्टर तो अभी हैरान होते हुए जुलियन से कहते हैं कि ये डॉइस्ट आप एक इमोर्टल वेपन को यूं ही अपने साथ ले घूम रहे हैं। तो जुलियन कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है। तो सेक मास्टर कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हो और आपके सामने तो उस चेंजियाओ की ग्लोरी तो कुछ भी नहीं है। अभी भी कहता है कि हाँ वो चेंजियाओ तो मेरे मास्टर के बाल के बराबर भी नहीं है। तो जुलियन तो मस्त तंगड़ी मारते हुए कहता है कि इस फेम वेम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अंग मन में कहता है कि जरा देखो ये बंदा किस तरीके से शो ऑफ कर रहा है, लेकिन फिर भी वाकई में इस बंदे के पास में एक लेजेंडरी इमोर्टल वेपन है। इसके बाद फिर दावत में फुल पेट पूजा करने के बाद में जुलियन और उसकी टीम सेक्ट मास्टर एन को शुक्रिया करती है और वहाँ से जाने की इजाजत मांगती है। सेक्ट मास्टर एन भी जुलियन का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि आप कितने ज्यादा पोलाइट हैं, तो मेरे लिए ऑनर की बात है जो कि मैं आपको होस्ट कर पाया। और हाँ याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी मुश्किल हो तो वेंडाओ सेक्ट आपके साथ है। और मैं आकुन वापस से अपने कुनपेंग के बड़े से रूप में आता है और वो सभी लोग कुनपेंग के ऊपर बैठ करके वहाँ से चले जाते हैं। अगर सेक्ट मास्टर एन अपनी लड़की से कहते हैं कि मेरी बच्ची, तुम्हें उसे पाने के लिए अभी काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के आदमी हमेशा आम लोगों की पहुंच से काफी ज्यादा दूर होते हैं। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है किंग जाओ में यूहा सेक्ट के अंदर। यहाँ पे कि कुछ बंदे जुलियन के बारे में ही बात करते हुए कह रहे होते हैं, तुमने सुना 3 दिन पहले जुलियन ने एबिस की पूरी आर्मी को अपने एक ही शॉट के साथ में खत्म कर दिया, जिसमें कि सारे के सारे बंदे ही पीक ट्रिबुलेशन के किंग्स थे। दूसरा कहता है कि हाँ, एक ने एक ही दिन में इतनी ज्यादा स्पॉटलाइट छीन ली, जबकि होलीसन को तो उनके माउंट ने भी हरा दिया, उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। हम तो बस यही आशा कर सकते हैं इस चीज से कि उनका दाव हर्ट जख्मी ना हो जाए, कि अभी भी हमारे सेक्ट के फ्यूचर का रिस्टोर होना उनके ही हाथों में है। और तभी इधर हमें यूहा सेक्ट के फॉरबिडन ग्राउंड रेड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। एलएलयू चेंजियाओ को एक गुफा के पास में लेकर के आए होते हैं, करके चेंजियाओ भी अपने मन में कहता है कि आखिर यूहा सेक्ट ने इस तरीके की डेडली प्लेस को यहाँ पर छुपा के क्यों रख रखा है। एलएलयू उसे अपने साथ में उसके अंदर ले जाते हुए उससे कहते हैं तभी इस समय मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना, क्योंकि इस समय चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास में मिलाने जा रहा हूँ जो कि असलियत में सबके पीछे है। कुछ दूरी तक इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए वो अचानक एक बंदे के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के सेक्ट का सेक्ट मास्टर वेंग चेंगवी होता है, जो कि पीक ट्रिबुलेशन के पार का बंदा होता है। इसे देख चेंजियाओ भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर आखिर इस तरीके की जगह पर क्या कर रहे हैं। सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि तुम इस जनरेशन के पहले होली सन हो जो कि यहाँ पे खड़े होने के लिए वर्दी हो, और मैं बता दूं कि ये जगह वही है जहाँ पे कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। इतना कहते हैं अचानक से उनके पीछे का स्पेस चेंज होते हुए वहाँ से फटने लगता है। अचानक से उस बड़े से स्पेस क्रैक के अंदर से एक बड़ी सी आग दिखाई पड़ती है, जिसे देख कर चेंजियाओ भी काफी ज्यादा शॉक में रह जाता है। अब हमें चेंजिया को दिखाया जाता है जो कि उन बड़ी बड़ी आंखों को देख करके डरते हुए सेक्ट मास्टर से पूछता है कि सेक्ट मास्टर आखिर ये क्या चीजें हैं। तो सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि बच्चे, इनको अपनी पूरी रेस्पेक्ट शो कराओ, क्योंकि यही है हमारे यूहा सेक्ट के 5 एंसेस्टर्स। तभी हमें दिखाया जाता है कि चेंजिया के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। इधर सेक्ट मास्टर उन 5 एंसेस्टर्स से कहता है कि ग्रीटिंग्स एंसेस्टर्स, ये लड़का चेंजिया है जो कि प्राइम कैंडिडेट है सोलर बॉडी इनहेरिटेंस का। इधर सेक्ट मास्टर को भी इतना रेस्पेक्ट उन लोगों को शो कराते हुए देख करके चेंजिया भी अपने मन में यही कहता है कि यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर भी उन्हें इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या ये वाकई में वही लेजेंडरी इमोर्टल्स हैं। उनमें से एक एंसेस्टर सेक्ट लीडर से कहता है कि इस बच्चे की रूट्स वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कि अपनी सोलर बॉडी के पोटेंशियल को फुल्ली यूज करने के लिए कैपेबल है, मगर इसका डाउ हार्ट थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा है। तो चेंजिया उन्हें बताता है कि हाँ एंसेस्टर, मैं एक बीस्ट से हार गया जिस वजह से मेरा पाथ अनस्टेबल है, जिस पर एंसेस्टर उसकी कॉन्शियसनेस में घुस करके देखता है कि उनको चेंजिया को पीटते हुए आकुन दिखाई देता है, जो कि एक प्योर ब्लड लाइन होता है
कुनपेंग का। सेक्ट मास्टर भी उनकी फाइट को देखते हुए कहता है कि ये जुनलिन बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगता है। तभी इधर एल्डर फेंग उन्हें बताते हैं कि बंदा युनजुआ सेक्ट का एक पीक मास्टर है जिसकी स्ट्रेंथ का तो हमें कोई अंदाजा नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। उसने अकेले ही हैंगिंग टेम्पल के 3 सेंटों को सप्रेस्ड कर दिया था। इतने समय ये हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वेंडाओ सेक्ट के ऊपर जो हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया था, उसे भी इस बंदे ने अपने पास से एक इमोर्टल वेपन को बाहर निकाला और अपने एक स्ट्राइक के साथ में एविस के तीनों क्लैंस के किंग्स को खत्म कर डाला और इसी वजह से हमारा वो प्लान भी फेल हो गया। जो सुनकर तो इधर वो एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा, एक इमोर्टल वेपन? अगर युवा सेक्ट के सामने एक इमोर्टल वेपन भी कुछ नहीं है। कि हमारे पास भी एक इमोर्टल वेपन है, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो हमारे इस मॉन्स्टर की टाइड को नहीं रोक पाएगा। इमोर्टल रियल्म की डिफेंस भी ऑलरेडी टूट चुकी है। बाहर के क्लैंस उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लकीली हमारे फाउंडर ने उन लोगों के बीच में अपनी एक जगह बना ली है, इसलिए जब इमोर्टल रियल्म गिरेगा तो तब युवा सेक्ट राइज करेगा। तो चेंजिया भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, युवा सेक्ट उन एलियंस के साथ मिल गया है तो क्या इमोर्टल रियल्म का विनाश निश्चित है? एंसेस्टर उसके इस तरीके डरे हुए चेहरे को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उसके ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, आखिर तुम्हारी डरने की हिम्मत कैसे हुई और आखिर इस तरीके से तुम अपने आप को युहुआ का होली सन कैसे कह सकते हो? जिस पर तो चेंजिया भी जल्दी से उनके सामने झुकते हुए कहता है कि एंसेस्टर्स प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। एंसेस्टर उसे कहता है कि कुनपेंग से हारना अनफेयर था, लेकिन उस हार पे ही अड़े रहना बिल्कुल बेवकूफी है। मैं तो हमारी बातें सुनी ही कुल्लुंग जल्द ही सभी रेसेस का एक बैटलफील्ड बनने वाला है और हमें उस ग्रेट स्ट्रगल में सबसे आगे निकलना है। जो कहता है कि मगर क्या इस सब के लिए हमें अपनी उस भूमि को त्यागना पड़ेगा? एंसेस्टर कहता है कि अगर फायदा बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो तो किसी भी चीज का सौदा किया जा सकता है। जो कुछ भी अपमान सा आता वो सब तुम्हारी कमजोरी की वजह से ही पैदा हुआ, इसलिए तुम हमारे साथ में जुड़ जाओ जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तुम हर किसी को कुचल पाओगे। चेंजिया भी अपने मन में जुलियन के बारे में सोचते हुए कहता है कि ताकत, वो ताकत जिसके के साथ मैं फिर कभी भी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। हाँ वो ताकत, मुझे वो ताकत चाहिए, मुझे तो बस ताकत चाहिए। ये अच्छाई बड़े आइडियल्स ये सब बिल्कुल बकवास है। तो चेंजिया और भी ज्यादा इवल होने लगता है। एंसेस्टर उसके माथे पर एक सील एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ठीक है फिर अब तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा जब तक तुम एक ट्रू इमोर्टल नहीं बन जाते। तो चेंजिया एंसेस्टर को शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं हमेशा अपने आप को युवा के लिए सौंप दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है, वापस से हमें युनजुआन सेक्ट के मिस्टिक पीक का सीन दिखाया जाता है। चेंजिया मस्त अपने सेक्ट की मिस्टिक पीक में आने के बाद में अपनी चाय बनाता है और उसे पीते हुए कहता है कि चेंजिया को इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद भी युवा सेक्ट अनयूजुअल तरीके से इतना ज्यादा शांत है, यहाँ तक कि एविस के परजीवियों ने भी हमला करना बंद कर दिया है कि वो जरूर अपने नेक्स्ट मूव के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। तभी सीन चेंज होता है, हमें युनजुआन सेक्ट के गेट का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे पिंक हेयर में एक लड़की सेक्ट के गेट पर आई होती है, कोई और नहीं प्योर लैंड नेशन की रॉयल फैमिली की यंग मिस होती है। इधर गार्ड्स उसे रोकते हुए पूछते हैं कि यंग लेडी आखिर आप यहाँ पर किस काम के लिए आई हैं? तो यंग मिस बताती है कि मैं सीनियर ये से बात करना चाहती हूँ। तो गार्ड्स कहते हैं कि क्या एक और फैन गर्ल यहाँ पर सीनियर ये से मिलने के लिए आई है? दूसरा बंदा कहता है कि हाँ आजकल कई सारी लड़कियाँ हमारे पीक मास्टर ये से मिलने के लिए आती हैं। गार्ड्स की ये बात सुन यंग मिस उनसे कहती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड्स उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि माफ कीजिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यंग मिस अपने पास से एक गोल्डन कलर की सील को बाहर निकालती है और उन गार्ड्स को दिखाती है। बताती है कि मैं प्योर लैंड की रॉयल फैमिली की बची हुई लड़की हूँ, यहाँ पर पीक मास्टर ये को उस दिन की सारी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। गार्ड उसे कहता है कि क्या कहा, तुम अपने आप को एक रॉयल फैमिली का मेंबर बता रही हो? तो मैंने लगता है कि तुम उनसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो रही हो। तो यंग मिस चिढ़ करके उन लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर सिर्फ उन्हें सच्चाई बताने के लिए आई हूँ, आखिर तुम लोग मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दे रहे? तो गार्ड्स उससे कहते हैं कि सभी लोगों को पता है प्योर लैंड का एक भी सर्वाइवर नहीं बच पाया, उन्हें एविस के सभी लोगों ने खत्म कर दिया। इससे भी बदतर वो पीक मास्टर ये को पिन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आखिर हम लोग आपके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं? कई सारे लोग हमारे गेट पर आकर के अलग अलग कहानियां बताते हैं, यहाँ तक कि एक लड़की तो कह रही थी कि वो पीक मास्टर ये के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ और अगली बार अच्छी कहानी बना करके लाना। यंग मिस्टर इधर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है कि यहाँ पे आने के लिए मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, इस सब के बाद मैं आखिर यहाँ से कैसे चली जाऊँ? नहीं, मुझे अंदर जाना ही होगा। इतना कहते हुए यंग मिस वहाँ पे अपने ऑरे को रिलीज करने लगती है। गार्ड से कहती है कि तो फिर अब मुझे हार्स होने के लिए माफ कर देना। सामने से वो दोनों गार्ड
गार्ड्स भी अपनी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहते हैं कि कुछ भी गलत करने की हिम्मत भी मत करना। उन गार्ड्स के प्रेशर को देख करके तो यंग मिस भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये प्रेशर तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का है। ऑर्डिनरी से गेट डिसाइपल्स ये भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट्स हैं। वो गार्ड्स फिर से उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। उनके प्रेशर को फील करते हुए यंग मिस मन में कहती है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर उन लोगों के पास में जाओ लियाने रह जाती है, जो कि वहाँ पे आते हुए ये सब तमाशा देख उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। लियानर को से वहाँ पे देख वो गार्ड्स भी उसे पहचान जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या सीनियर सिस्टर जाओ, ये लड़की यहाँ पर अपने आप को प्योरलैंड की रॉयल फैमिली की मेंबर बता रही है और कह रही है कि इसे पीक मास्टर ये को एक सीक्रेट बताना है और साथ ही जबरदस्ती अंदर घुसना चाहती है, इसलिए हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यंग मिस उसे कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं रॉयल फैमिली की मेंबर हूँ, ये रहा मेरा ये टोकन। लियानर भी उससे उस टोकन को लेती है और उससे कहती है कि जरा मुझे इसे देखने दो। गार्ड कहता है कि सीनियर सिस्टर ये जरूर ही फेक होगा, क्योंकि आजकल ऐसी चीजें बनाना काफी ज्यादा कॉमन है। लियानर उस टोकन को गौर से देखती है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। टोकन के प्रिंट वगैरह और लिखावट को देख करके उसे पता चल जाता है कि ये टोकन बिल्कुल असली है। कि यंग मिस भी अपने भोले से चेहरे के साथ में उसे कहती है कि प्लीज सीनियर सिस्टर मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और तभी लियानर भी उन गार्ड से उसे कहती है कि ये टोकन बिल्कुल असली है, जल्दी से साइड आ जाओ, तुम लोग नियरली यहाँ पर डिजास्टर लाने ही वाले थे। सुन एक गार्ड चौंकते हुए कहता है कि क्या ये सचमुच में प्रिंसेस हैं? फिर वो दोनों गार्ड्स उनसे माफी मांगने लगते हैं। लियानर यंग मिस को रास्ता दिखाते हुए उससे कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पीक मास्टर ये के पास में ले चलती हूँ। यंग मिस भी लियानर को शुक्रिया करती है, साथ ही अपने मन में कहती है कि आखिरकार मैं उनसे मिलने वाली हूँ। प्योरलैंड की आखिरी होप सिर्फ और सिर्फ ये जुल्ली नहीं है। मैं जुलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि होंग मस्त उसके कंधों को दबा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ले आते हुए जुलियन को बताता है मास्टर सीनियर सिस्टर जाओ यहाँ पर एक गेस्ट को लेकर के आ रही हैं, और देख करके लगता है कि वो गेस्ट काफी लंबा सफर तय करके यहाँ पे आ रहा है। जुलियन उससे कहता है कि ओ तो फिर उसे अंदर लेकर के आओ। वहाँ पे बाहर से किसी गेस्ट के आने का नाम सुन करके होंग जुलियन को घूरते हुए अपने मन में सोचता है मेरा इस तरीके का हम्बल लुक जुआनियोन सेक्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तभी जुलियन भी होंग से पूछता है कि होंग आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तभी वहाँ पे लियानर आती है और यंग मिस को उसे दिखाते हुए कहती है कि पीक मास्टर ये हैं प्योरलैंड की प्रिंसेस मेंग्यू। तो जुलियन कहता है कि क्या प्योरलैंड से? मैंने सुना था कि एवेस ने उसे पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया। इधर मेंग्यू रोते हुए उसे बताती है कि सीनियर तब उस हमले में मैं अकेली ही अपनी जान बचा पाई, कि मेरे रॉयल ब्रदर ने अपने आप का सेक्रीफाइस दे करके मुझे सेव किया। तो जुलियन कहता है कि ये पूरी दुनिया कह रही है कि मैंने तुम्हारी जगह को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ अकेली हो जो कि उस सब चीज का असली सच जानती हो। मेंग्यू बताती है कि उस रात ब्लड मिस्ट ने हमारी पूरी जगह को घेर लिया था, और तब चींटियों की तरह काले चौके पहने हुए लोग बाहर निकले और उनके साथ फोर्थ ट्रिब्यूलेशन स्टेज के एक्सपर्ट्स थे, जिनको की रोकने के लिए मेरे फादर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आखिर में वो मारे गए। जबकि मेरे भाइयों ने भी मुझे उस युद्ध से बाहर निकालने के लिए एक टेलीपोर्टेशन अरे का यूज किया और अपना सेक्रीफाइस दे करके मुझे उसमें ढकेल दिया। बस अपनी आंखों के सामने उन्हें राख में बदलते हुए देखती रह गई, और फिर लगातार 3 रातों तक मैं भागती रही। हर रात मुझे मेरे फादर के नेशनल लक का बर्बाद होने का डर सताता रहता, और फिर मैंने सुना कि मेरी उस जगह की एक ईंट भी नहीं बची। मेरे फादर का ड्रैगन थ्रोन उन एविस के मॉन्स्टर के पैरों तले कुचला गया। एविस के काले चौके वाले लोगों ने मेरी पूरी जगह बर्बाद कर दी और उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया। वो सब लोग इसके लिए मरना डिजर्व करते हैं, और मुझे यकीन है उनकी वो टेक्निक्स युवा सेक्ट की थी, लेकिन मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ। इसलिए सीनियर प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे प्योरलैंड के काउंटलेस लोगों की डेथ के लिए मुझे उन लोगों से बदला लेने में मदद कीजिए। अब मुझे मेरी इस जिंदगी में उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, जिसके लिए अगर आप चाहें तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी नौकरानी बनने के लिए भी तैयार हूँ। इस पर जुलियन भी अपने मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि युवा सेक्ट और एविस के वो लोग एक साथ मिलकर के कुछ तो कर रहे हैं। वो दोनों लोग इस समय एक ही बोट पर सवार हैं। जुलियन मेंग्यू को उठाते हुए कहता है कि उठो, लोगों ने मेरा नाम खराब किया, उसके लिए तो वो लोग मौत के हकदार तो है ही, लेकिन एविस के लोगों के साथ मिलकर के उन लोगों ने अपने इस क्राइम को दोगुना कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तो मेंग्यू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जुलियन से पूछती है कि सीनियर क्या आप वाकई में मेरी मदद करेंगे, कि अब कोई भी फिर से हमारे प्योरलैंड की परवाह नहीं करेगा। तो जुलियन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मिस्टिक पीक को एक स्टीवर्ड की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ पर रुक जाओ। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसकी आंखों में एक आग है, इस खुदरे पत्थर को तराश करके एक रतन जरूर बनाऊंगा। तो रुकने की बात सुनकर मेंग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जुलियन को शुक्रिया करने लगती है। जुलियन ज़ियाओज़ी से कहता है कि ज़ियाओज़ी इसे चाय नाश्ता कराओ और उसके बाद में पीक को घुमा करके लाओ। इसके साथ में हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें
हमें एविस का सीन दिखाया जाता है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि अंधेरा लाइट को पूरी तरीके से खा जाता है और बस रह जाता है शून्य। यहाँ एविस में एविस के सोयो क्लैन कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब इस होली वॉर में उन्हें काफी हद तक फोर्स किया जा रहा है। जुलियन का प्रकाश उनकी शैडोज में काफी हद तक घुसता जा रहा है। फ्रंट लाइन पर रॉयल डिग्री लागू कर दी गई है कि कंडेंसिंग के 9th लेयर से ऊपर के लोगों को इस होली वॉर में लाया जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि एविस के लोग जबरदस्ती लोगों को अपनी वॉर में भर्ती कर रहे होते हैं। वैसे कई सारे आम लोग जो कि अपनी माँ का ख्याल रखना चाहते हैं, उन्हें भी उनके ही वॉरियर्स जबरदस्ती अपनी वॉर में शामिल कर रहे होते हैं। तो वह देख के बाकी के एविस के क्लैन के लोग भी कहते हैं कि अगर ये लोग की कंडेंसिंग के लोगों को भर्ती कर रहे हैं फिर तो ये बहुत ज्यादा बुरा होता जा रहा है। कहता है कि आखिर ये लोग खाली अपनी जमीन को ही क्यों नहीं बचा रहे हैं। कहता है कि अपनी जवान बंद कर लो वरना ये लोग तुम्हारी जवान को काट लेंगे, क्योंकि ये कहना कैपिटल का क्राइम है। अगले सीन में हमें एविस के ही अम्ब्रेल क्लैन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि उनके एक हॉल में क्लैन की मीटिंग चल रही होती है। लोग यही बात करते हैं कि उन लोगों की इस होली वॉर में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही अम्ब्रेल क्लैन की लेगेसी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। किंग ऑफ फैंग्स, अगर आप इसी तरीके से हमारे एंसेस्ट्रल ग्राउंड को बर्बाद करवा देंगे, बाद में आखिर आप हमारे एंसेस्टर्स को क्या एक्सप्लेन करेंगे। मैं किंग ऑफ फैंग्स को दिखाया जाता है जो कि इस अम्ब्रेल क्लैन का हेड होता है, जो कि उन लोगों को शांत कराते हुए कहता है कि इस तरीके से अपना आपा मत खोइए, क्योंकि अभी भी हमें फाइट लड़नी है। तो एक बंदा पूछता है कि लड़ाई लड़नी है लेकिन किसके लिए। सिर्फ एनवाई की दी गई उन मिंग्यू पिल्स के लिए, उन ह्यूमंस के अगेंस्ट जिनके पास में एक इमोर्टल स्वॉर्ड है, उनके सामने वो पिल्स के साथ में हम बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के इतना कहने के साथ ही वहाँ पे अचानक से पर्पल मिस्ट फैलने लगती है। तो इस पर्पल मिस्ट के झड़ते ही उस मिस्ट के अंदर से कुछ ब्लैक कलर के चोके पहने हुए लोग बाहर निकलते हैं, जो उनसे कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारी पिल को यूजलेस कहने की। तो जब किंग ऑफ फैंग्स भी उन लोगों को देखता है तो वो भी घबराते हुए कहता है कि क्या डिवाइन एनवॉइस। इसके बाद फिर वो उन लोगों को फुल रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, डिवाइन एनवॉइस हमें माफ कर दीजिए, आपकी पिल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो ह्यूमंस वो इमोर्टल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके सामने हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। प्लीज बताइए कि आखिर हम उनका सामना कैसे करें। वो उनके ऊपर ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या कहा कैसे, अपने एविस के हंड्रेड्स ऑफ क्लैन के लोगों को उनके ऊपर छोड़ते रहो और वापस पीछे मत देखो, क्योंकि तुम्हारे पास में इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो किंग ऑफ फैंग भी भड़कते हुए उनसे कहता है कि अपनी जवान संभाल लो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। भले ही हम लोगों ने तुम्हारे साथ में एक समझौता किया है, लेकिन हम लोग कभी भी हमारी इस डील को वापस ले सकते हैं। उनको तो वो एनवॉइस भी कहते हैं कि ओ जरा देखो, गुलामों की तरफ पर निकल आए हैं, वो अपने मास्टर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं सच में लगता है कि तुम्हारे इस एविस में तुम जैसे लोगों का रूल है। पर किंग ऑफ फैंग्स भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। एमरल्ड क्लैन सदियों से इस एविस पर राज करता आ रहा है, आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। तभी ये सुनते ही वो एनवाई अपने चौके को उतार करके दूर फेंक देता है। फिर स्माइल के साथ में अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहता है, एग्जैक्टली अब तुम अलग अलग क्लैन के लोगों को याद दिलाने का समय आ गया है कि आखिर तुम्हारे मास्टर कैसे दिखते हैं। एनवाई को प्रेशर एनालिस्ट करता हुआ देख करके बाकी क्लैंस के लोग भी घबराते हुए कहते हैं, सिर्फ हमारे ऊपर पड़ने वाला कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है बल्कि एक ऐसी चीज है जैसे कि कोई हमें जन्मजात से ही सप्रेस कर रहा है। तो घुटनों पर आते हुए किंग ऑफ फैंग्स भी उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। वो बंदा कहता है कि ये एविस तो सिर्फ एक छोटी सी पॉकेट वर्ल्ड है, जैसे कि हमारे नाइदर एंसेस्टर ने थोड़ा सा तरासा था। तो तुम्हारी ब्लड लाइन के ऊपर ही जनरेशन टू जनरेशन ये कर्स लगाया है, हमेशा तुम हमारे नाइदर हमारे पाताल लोक के स्लेव्स रहोगे। तो किंग ऑफ फैंग्स भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या, मगर कैसे, हम लोग तो सदियों से यहाँ पर रूल करते आ रहे हैं, आज हमें पता चल रहा है कि हम तो किसी के बोर्ड की सजाई हुई मात्र से कुछ मोहरियां हैं। तो वो एनवाई उन्हें बताता है कि प्राचीन काल में जब कुंगलुंग में अराजकता फैल गई थी, अब हमारे एंसेस्टर हमें पर्दे के पीछे ले गए थे, लेकिन अब हम वापस तुम्हारे राजा बन करके लौटे हैं। अब नाइदर क्लैन के कुंगलुंग में वापसी के लिए तुम्हारा टास्क है कि उसके लिए तुम अपना सब कुछ झोंक दोगे। कहता है कि इसीलिए आप हर कीमत पर उन स्टार गेट्स को पाना चाहते हैं। वही कहता है कि हाँ, वो स्टार गेट्स ही कुंगलुंग का असली गला है। स्टार गेट से एंटर होने वाली हर चीज हेवेंस की परमिशन के साथ आती है, तो हेवेंस उस चीज को हमेशा के लिए इरेज कर देता है। फैंग्स उनसे पूछता है कि मगर लेकिन आखिर अब आप वापस क्यों आना चाहते हैं। बताता है क्योंकि अब कुंगलुंग जल्द ही अवेकन होने वाला है, यहाँ ट्रेजर्स बाढ़ की तरह बिखरेंगे और इमोर्टल बनने का मौका हर जगह मौजूद होगा। एंड पर ये अपनी प्राचीन ग्लोरी को वापस पालेगा और हम नेदर के क्लैंस इसके लॉर्ड बनेंगे। किंग ऑफ
फैंक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल बस यही होगा। ह्यूमन जिसका नाम ये जुलियन है वो हम किंग्स को स्लॉटर करने के लिए इमोर्टल वेपन का इस्तेमाल कर पा रहा है कि हम लोग उसके हाथों मारे जा रहे हैं और उसके ब्लेड का कोई काउंटर भी नहीं कर पा रहा। तो साथ ही बताता है कि हाँ उसकी स्वॉर्ड के बस एक ही स्विंग के साथ में हमारा पूरा असैसिनेशन कोर खत्म हो जाता है। ये कहता है कि एक इमोर्टल वेपन को फुल ब्लो पर चलाने के लिए इमोर्टल पावर्स की जरूरत होती है और वो बंदा ये जुलियन तो अब तक उस रिल्म तक नहीं पहुंचा होगा। तो तुमने जो देखा वो उस वेपन की सिर्फ 10 में हिस्से की पावर थी। तो किंग ऑफ फैंक्स भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 10 में हिस्से ही इतना कुछ कर सकता है? जब वो उसकी फुल पावर्स को अनलीश कर पाएगा तो आखिर वो क्या करेगा? वो कहता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को एक ऐसा वेपन देता हूँ कि उस ये जुलियन नाम के बंदे को ही मारने के लिए बना है। तो कहते हुए जब वो एनवॉय अपने पास से उस वेपन को बाहर निकालता है तो उस वेपन को देख करके तो फैंक्स भी काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है ये फ्लेम्स तो सोल्स को भी जला रही हैं। तो देख करके ये मुझे अपने घुटनों पर आने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिर आखिर ये बंदा किस तरीके की टाइप चीज को यहाँ पर लेकर के आया है।